हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि इस कोरोना के टाइम पे अपने आप को सुरक्षित बना के रखे होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जो जनरल साइंस के फिजिक्स वाले पोर्शन से है और टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशन। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज ऊपर लिंक आ रही है, पहले इस वीडियो को देखिए और उसके बाद यहां पे आइए और इस वीडियो में जो टॉपिक है तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए कुछ बेस की बात कर लेते हैं। बेस की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट लॉ होता है उससे हमें बल की परिभाषा मिलती है और जब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ को तो सेकंड लॉ में हमें बल का डेरिवेशन मिलता है यानी फोर्स का डेरिवेशन मिलता है। अगर हम देखें तो पूरे हमारे वर्ल्ड में, पूरे इस यूनिवर्स में आपको दो तरह के फोर्सेस मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, एक वीक फोर्स होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन मेजर फोर्स होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आज यहां पे हम लोग जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम लोग डिटेल करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेन टॉपिक में चलते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिए ताकि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी कि आप मास और वेट यानी आप कहें तो द्रव्यमान और भार, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों में कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को क्लियर कर देते हैं और इसके बाद बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम एक रूल की बात करें, उस रूल का नाम क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग द्रव्यमान ना तो कभी नष्ट हो सकता और ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता, वो केवल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, ये आइंस्टीन के नियम से है, इक्वल टू mc²। ठीक है, तो चलिए यहां पे समझते हैं कि आखिर मास क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर किसी वस्तु का जितना मास है उतना मास अर्थ में भी रहेगा और वही मास आप चंद्रमा में चले जाएंगे तब भी वही उसका मास रहेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम कहें कि मास है क्या, तो ध्यान रखिएगा, मास जो होता है वो जड़त्व का एक माप है। मेरी बात अच्छे से समझिए, जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व का एक माप है, यानी मास जो होता है वो एनर्सिया का एक क्या है, मेजरमेंट है, या एनर्सिया को वो रिप्रेजेंट करेगा कि कौन कितना जड़त्व है या किसमें कितना जड़त्व है। जैसे आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि हर वस्तु में जड़त्व का नियम होता है, यानी वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो ध्यान रखिएगा, मास जितना ज्यादा होगा जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा जड़त्व होगा, कम मास होगा तो कम जड़त्व होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं भार में। तो अगर हम भार की बात करें तो यहां पे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी किसी वस्तु पर जितना फोर्स लगाती है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगी वही उसका भार होगा, उसका वेट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे। तो अगर हम बात करें फोर्स की तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, पृथ्वी किसी भी वस्तु पे एक
फोर्स लगाती है, एक आकर्षण बल लगाती है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और ग्रेविटी भी क्या होता है? एक एक्सेलरेशन होता है। तो आप कह सकते हैं G = A, तो हम लिख सकते हैं आगे F = mg, F = mg, और आगे हम लिख सकते हैं F को हम वेट से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वेट = mg। यानी जो वेट होगा वो किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटी में डिपेंड करेगा। जिस प्लैनेट में जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उतना ज्यादा होगा। जैसे अर्थ में अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को लेके आप मून में चले जाएंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। मास रिमेन कांस्टेंट रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, बट वेट वहां पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है उससे कम मून की ग्रेविटी होती है। ये आगे चल के आपको पता चलेगा। तो आई होप यहां पे आपका ये क्लियर हो गया होगा कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ठीक है, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में लगेगा, यानी पिंड ऐसा जो कैसे हो? आकाशीय पिंड हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला बल है। अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो बड़े ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा, हालांकि मैं यहां पे राइट डाउन भी कर दूंगा। डेफिनेशन क्या है? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको समझते हैं। पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है कि जो मास होगा इसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। इसके प्रोपोर्शनल होगा क्या? फोर्स। इसके प्रोपोर्शनल क्या होगा? फोर्स होगा, है ना। यानी ऐसे समझिए कि ये कह रहा है कि जो द्रव्यमान है उनका जो गुणनफल होगा उसके समानुपाती क्या होगा? फोर्स होगा। तो चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मास m1 है। अब मान लीजिए इधर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसका मास m2 है। इसे मान लीजिए आप अर्थ मान लीजिए, इसे आप अर्थ मान लीजिए और इसे आप मून मान लीजिए। ठीक, अब इनके बीच की जो दूरी है, ये क्या है? r है। ठीक है, तो पहली लाइन क्या बोलती है? पहला लाइन क्या बोलती है कि इनका जो मास होगा इसके गुणनफल के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2। ठीक, अब दूसरी लाइन क्या बोल रही है? दूसरी लाइन बोल रही है कि फोर्स जो होगा इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम कह सकते हैं F एंटी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो आई होप दोनों लाइन में जो भी बोला गया उसका मतलब आप लोग यहां पे समझ गए होंगे। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक, अब आगे बढ़िए। अब आगे हम अगर बोलें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हम इस दोनों इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, दोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक, अब देखिए यही ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है? यहां पे प्रॉब्लम है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक नियतांक लगाते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे? F
इक्वल टू Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। और ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। यही आपके गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। आप चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, है ना, तभी ये आपके समझ में आएगा। यहां पे देखिए आपको दिख रहा है F इक्वल टू Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखिए F इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स, और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। M1 और M2 क्या हो गया, M1 N2 बराबर क्या हो गया, मास हो गया, ठीक। अब देखिए R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया डिस्टेंस, R बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस। अब आपसे पूछेगा कि G क्या है, तो G क्या है, ये एक कांस्टेंट है। और कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद करके रखिएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो G की वैल्यू क्या होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप चलिए देखते हैं इससे सवाल कैसे बनते हैं। बहुत ही प्यारे सवाल बनेंगे। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण निकालने का सूत्र है। तो ये फॉर्मूला आपको एकदम रट के रखना है, एकदम रट के रखना है। F इक्वल टू G1m1m2 अपान आर स्क्वायर। अब आपसे पूछ लिया जाएगा दूसरे टाइप का सवाल कैसे बनेगा। दूसरे टाइप का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से गुरुत्वाकर्षण निकालने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पिंडों के मास की आवश्यकता होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी की आवश्यकता होती है, और हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको G बोलेंगे और उसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। अगर सभी को आप पुट कर देते हैं तो यहां पे आपको गुरुत्वाकर्षण बल मिल जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो यहां पे आप पृथ्वी का मास रख देंगे, यहां पे आप चंद्रमा का मास रख देंगे और नीचे दोनों के बीच की दूरी रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे और आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे G कांस्टेंट आप रखेंगे, उसकी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करने पे आपको चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी को दुगुना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, कितना टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह घटेगा कि बढ़ेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अगर घटेगा तो कितने टाइम्स घटेगा, बढ़ेगा तो कितने टाइम्स बढ़ेगा। ठीक, तो चलिए बहुत ही आसान है, ये 2 चीज आपके सामने रखी है। ठीक, ये 2 चीज है आपके सामने, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि मास के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, डिस्टेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। यानी आप कह सकते हैं मास बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। सिंपल सा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि अगर हम दूरी दुगुना करेंगे तो फोर्स घट जाएगा। अब कितना घटेगा ये देखिए, तो क्या बोल रहा है, F एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। F एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। तो R को हम क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो रख दीजिए फॉर्मूले में F एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपान 2R स्क्वायर, रख दिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। F एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपान 2 2 जार 4,
2 2 जार 4 और r स्क्वायर, 2 2 जार 4 r स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे क्या आ गया आपका 1/4, यानी आपका कितना घटेगा, 4 गुना फोर्स घट जाएगा। अगर आपने 2 गुना दूरी बढ़ाई है तो बल में 4 गुने का डिक्रीजमेंट होगा, यानी 4 टाइम्स आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कहीं से भी सवाल नहीं आ सकते। टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं और वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि अगर हम पिंड का वजन यानी द्रव्यमान अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा, तो द्रव्यमान बढ़ाने पे फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एक और फोर्स के विषय में पढ़ लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी पढ़ेंगे, यानी गुरुत्व। हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व। अगर हम इसको 2 वीडियो में करते हैं तो हो सकता है कोई एक वीडियो देखे और दूसरा वीडियो ना देखे और वहां पे वो कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है, उसे डाउट आ सकता है। इसलिए दोनों टॉपिक को हम एक साथ यहां पे कवर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, काफी हद तक लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि गुरुत्व और ग्रेविटेशनल फोर्स में। गुरुत्व एकदम अलग है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एकदम अलग है। ध्यान रखिएगा, जो गुरुत्व होता है वो 2 पिंडों के बीच में लगेगा, 2 आकाशीय पिंडों के बीच में लगेगा। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। बट जब हम बात करते हैं गुरुत्व की, तो गुरुत्व क्या होगा, गुरुत्व किसी पिंड के आसपास उपस्थित वस्तुओं पे ये क्या लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक, अब यहां पे समझते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी उन पर क्या कर रही है, एक बल लगा रही है। और वो कौन सा बल लगा रही है, आकर्षण बल लगा रही है। और इसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्व कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। यानी पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित वस्तुओं पर लगने वाला बल, जिसके कारण वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं, उसे हम गुरुत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। इसे हम G से डिनोट करते हैं, इसे हम G से डिनोट करेंगे। और ये क्या होता है, ये एक त्वरण होता है। ये एक क्या होगा, ये एक त्वरण होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। यानी ये क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब अगर कोई पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहां पे स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों ये त्वरण है और त्वरण की यूनिट में टाइम के ऊपर स्क्वायर होता है। ठीक, अब चलिए कुछ खास बातें, इसमें कुछ विशेष बातें और देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। विशेष बातों को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि किसी बड़ी बिल्डिंग से, किसी ऊंची बिल्डिंग से चींटी और हाथी दोनों साथ में जंप लगाते हैं, तो बताइए नीचे कौन जल्दी आएगा। तो आप लोग जवाब देते हैं कि हाथी जल्दी नीचे आएगा, चींटी बाद में आएगा। ठीक, अब सवाल ये पूछ दिया जाता है कि जब चींटी हाथी एक साथ जंप कर रहे हैं और हाथी जल्दी नीचे आ रही है, मतलब पृथ्वी ज्यादा आकर्षण बल लगा रही है हाथी के ऊपर, ऐसा आपके दिमाग में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चींटी और हाथी दोनों के ऊपर पृथ्वी एक ही प्रकार का आकर्षण बल लगा रही है और उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो,
किसी भी वस्तु की आकृति और भार के ऊपर इसका मान डिपेंड नहीं करता, ये सबके ऊपर एक ही जैसे लगेगा। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। तो हम लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को ही, जैसे हमने क्या लिया था, F इक्वल टू G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ये हमने लिया था। अब देखिए ये आपकी पृथ्वी है और यहां पे कोई वस्तु रखी है, इसका जो मास है वो m1 है और पृथ्वी का मास जो है ये m2 है। ठीक, या आप लिख सकते हैं पृथ्वी का मास me और वस्तु का मास mo, यानी ऑब्जेक्ट। अब इसके और इसके बीच में दूरी कितनी है, जो पृथ्वी की रेडियस होगी वही इनके बीच में दूरी होगी। तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, r स्क्वायर लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं me और यहां पे लिख देते हैं mo। ठीक, अब देखिए f क्या होता है, f इक्वल टू होता है ma। अब m कौन सा, जिसके ऊपर ये लग रहा है, तो किसके ऊपर ये लग रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो यहां पे m क्या होगा, mo। ठीक, और a क्या होता है, a बराबर होता है g, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं, तो हम यहां पे a को हटा के लिख देते हैं g। समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, g me mo अपान r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, mo और mo कट जाएंगे तो बचेगा क्या, g इक्वल टू g me अपान r स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी के फॉर्मूले में वस्तु का मास कहीं भी नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटी सभी पे एक समान लगती है। किसी के वस्तु के भारी या हल्के होने पर इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता। यानी हाथी को भी ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से ही खींचेगा, एक्सेलरेशन यानी उसी त्वरण से खींचेगा, और चींटी को भी उसी त्वरण से खींचेगा। यानी हाथी और चींटी में कोई फर्क नहीं होगा, किसकी नजर में, जी की नजर में। ठीक, अब कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जी की वैल्यू कहां ज्यादा होती है और कहां कम होती है। तो देखिए ये पृथ्वी में दो जगह पे ये डिफर करती है। ये पृथ्वी के शेप की वजह से होता है। कैसे होता है समझिएगा, देखिए ये पृथ्वी का दो है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। ठीक, तो देखिए पोल पे जो ग्रेविटी है समझ में आएगा, ज्यादा होगी और यहां क्या होगी, कम होगी, और इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप समझिए कि ये कम ज्यादा क्यों होती है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी क्या करती है, ऐसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे पृथ्वी घूमती है। तो देखिए जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो एक फोर्स लगता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। वो फोर्स कहलाता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। और अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर आपने कुछ रख दिया और फुटबॉल को तेज से घुमा दिया तो वो चीज फुटबॉल से दूर हट जाती है, उसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर में ज्यादा लगता है, पोल में कम लगता है, जिसकी वजह से इक्वेटर में ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है और पोल में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है। ये यहां पे इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है कि क्यों जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया, ध्यान फिर से सुन लीजिएगा, यहां पे ग्रेविटी कम हो जाती है, यहां पे ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है और यहां पे ग्रेविटी कम हो जाती है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल इक्वेटर में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जी का मान यहां कम हो जाता है, यहां पे अपकेंद्री बल कम होता है, जिसकी वजह से जी का मान ज्यादा हो जाता है, और दोनों का जो एवरेज होता है वही क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो आई होप यहां पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों को मैंने एक वीडियो में क्यों बताया, क्योंकि यहां पे काफी कंफ्यूजन होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों अलग अलग हैं और क्या है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। यहां पे आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी पिंड में जो ग्रेविटी होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जरूरत पड़ेगी, हमें उसके मास की जरूरत पड़ेगी और हमें उसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग पृथ्वी में हैं तो हमें पृथ्वी से अगर बाहर जाना है, चंद्रमा पे जाना है, तो हमें इसकी ग्रेविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और चंद्रमा की भी ग्रेविटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिससे हम उस वेग को प्राप्त कर सकें जिस वेग से चलने पर हम इसके गुरुत्व को पार कर सकें। ठीक है, यानी अगर उस वेग से हम बाहर नहीं निकले तो हम इसकी ग्रेविटी में फंसे रह जाएंगे, चंद्रमा में पहुंच गए तो चंद्रमा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक, और वो वेग क्या होता है, उसे कहते हैं पलायन वेग, और ये अर्थ के लिए कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होती है। यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आपने किसी को फेंक दिया तो वो दोबारा पृथ्वी में लौट के नहीं आएगा। इसके विषय में अगली वीडियो में और बहुत सारी बातें होंगी। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। काफी बड़ी वीडियो बन गई है, आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए इसको प्रॉपर वे में नोट्स बना के रखिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, और कोशिश करिए कि इस पेंडेमिक में जो आपको टाइम मिला है इसको अच्छे से यूटिलाइज करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि जो ये फैमिली है थोड़ी सी बड़ी बन सके। चले मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपने आप को ग्रो अप करिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।